है कि तोड़ना है हर पिंजरे को, मेरी उड़ान अभी बाकी है। कहते हैं कि तोड़ना है हर पिंजरे को, मेरी उड़ान अभी बाकी है। मंजिले ज़मीं पर नहीं आसमान अभी बाकी है, मंजिले ज़मीं पर नहीं आसमान अभी बाकी है। इसी के साथ हमारे मुख्य वक्ता एवं सभी गणमान्य अतिथियों का दिशा फाउंडेशन के पब्लिक लीडरशिप कैंप 2.0 में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं एवं दिलों की गहराइयों से आपका आभार प्रकट करता हूं। मैं आगे बढ़ते हुए हमारी संस्कृति के दिए हुए मंत्र अतिथि देवो भव को साधते हुए श्रीमान हेमेन जी से निवेदन करूंगा कि वे प्लीज माननीय मुख्य वक्ता शरद विवेक सागर जी का खेस देकर स्वागत करें। माननीय हेमेन जी प्लीज तालियों से स्वागत करें। तत्पश्चात मैं विनती करूंगा रोहित सर से कि वे प्लीज हमारे मुख्य वक्ता का गीता देकर स्वागत करें। तालियों के साथ, तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए प्लीज। इसी के साथ मैं विनती करूंगा मौर्य सर का कि वे प्लीज हमारे मुख्य अतिथि को मोमेंटो देके उनका स्वागत करें, आभार करें। बहुत बहुत तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं हमारे कर्मठ कार्यकर्ता दिशा फाउंडेशन के लीडर श्री कल्पेश जी रावल से विनती करूंगा कि वे माननीय मुख्य वक्ता का परिचय दें। माननीय श्री कल्पेश जी रावल। तालियों के साथ स्वागत करिए। हमारे बीच में जो इस सेशन के वक्ता है वो बहुत ही प्रतिभावान युवान है और हम सबका सौभाग्य है, और मैं तो ये कहूँगा कि हम बहुत ही भाग्यशाली है कि उनका हमको सानिध्य प्राप्त हुआ है और उनको आज सुनने का भी अवसर प्राप्त होगा। उनका मैं परिचय करवाता हूँ। आप विश्व स्तर के एक सोशल एंटरप्रेन्योर है, वैचारिक नेता भी है, सशक्त वक्ता के रूप में भी इनको जाना जाता है, यूथ आइकॉन के रूप में पूरे देश दुनिया में फेमस है। सागर सर जो है वो हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन में स्टूडेंट गवर्नमेंट के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय है, स्टूडेंट प्रेसिडेंट। और बिहार के छोटे गांवों से पले बड़े सागर सर 16 साल की उम्र में एक राष्ट्रीय स्तर के संगठन की गठन करते हैं और उसके माध्यम से विद्यार्थियों को तैयार करके स्कॉलरशिप दिलाकर देश दुनिया में भेजते हैं। अभी तक 175 करोड़ से ज़्यादा रुपए की स्कॉलरशिप स्टूडेंट को दिला चुके हैं और इन्हें हम हमारे भारत का युवा एम्बेसडर भी कह सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र यूएन में भी गए, देश दुनिया में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी इनको प्राप्त हुए। अमेरिका के उस समय के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उनको व्हाइट हाउस पे आमंत्रित किया। फोर्ब्स में की जो अंडर 30 की जो लिस्ट है उनका नाम उसमें है। रॉकफिलर उनको आने वाले जो इनोवेटर है नेक्स्ट सेंचुरी के, उसमें उनका नाम शामिल कर चुका है। नोबेल शांति केंद्र उनको नोबेल शांति पुरस्कार से भी उसमें भी उनको आमंत्रित किया था। इंग्लैंड की जो महारानी है, जो देश दुनिया के जो युवा नेता है उसकी लिस्ट में इनको शामिल किया है। और भारत में जो हमारा कौन बनेगा करोड़पति, उसमें भी आप अमिताभ बच्चन ने इनको आमंत्रित किया था। उस शो में भी विशेषज्ञ के रूप में आए थे। और सबसे बड़ा मैं यहाँ पे उसको उल्लेख करना बहुत जरूरी समझता हूँ कि विवेकानंद मेमोरियल के उस भाषण के बाद जो हमारा मुख्य जो
समाचार पत्र है दैनिक भास्कर, दिव्य भास्कर ग्रुप, उसने उनको 21वीं सदी के विवेकानंद से नवाजा। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हमने तो विवेकानंद को देखा नहीं, लेकिन आज प्रत्यक्ष विवेकानंद के रूप में विवेक जी हमारे बीच में है। उनका ऑर्गेनाइजेशनल स्किल के साथ साथ एक थॉट लीडर भी है और पूरे वर्ष भर में 250 से 300 लेक्चर देश भर में प्रमुख संस्थाओं में देते हैं। आईआईटी हो, बड़ी बड़े जो इंस्टीट्यूट हो, कॉरपोरेट घराने हो, उसमें इनका भाषण होते हैं, उनके विचारों को लोग सुनते हैं। ताइवान सरकार ने भी इनके जो सोशल एंटरप्रेन्योर का विषय है उसको मान्यता प्राप्त की है। देश दुनिया की यूनिवर्सिटी ने उनके जो सोशल एंटरप्रेन्योर का विषय है उसको अपने सिलेबस में शामिल किया है। रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मठ, इन्होंने इनके कार्यक्रम को वार्षिक उनका जो कैलेंडर है उसमें शामिल किया है। और कुल मिला के एक युवा नेतृत्व, एक आदर्श युवा नेतृत्व कैसा होना चाहिए, उसके सभी गुणों को, उसका एक आदर्श नेतृत्व आज हमको सुनने को मिला है। मैं अभी ज़्यादा समय न लेकर भारत के यूथ आइकॉन शरद विवेक सागर को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करता हूं। शरद जी। My pranams to everyone. I know there are people from all parts of the country and even the world. So many times when I'll speak in Hindi, I'll translate it for you if you cannot understand completely. Or else sometimes, while walking out of the hall, you can ask the person seated next to you, what was I talking about? So we'll figure that out. I am especially delighted to be in the room today, because there are young people from all parts of the country, all kinds of academic training that you already have, and there is a larger call that you feel that you should contribute to the society. How many of us do not understand Hindi in this room? If you do not understand Hindi, raise your hand. Okay. बीच बीच में भाषा बदल, बाकी वक्ताओं ने भाषा बदली भी है या नहीं? हाँ चले, हाँ मैं ज़्यादा देर तक अंग्रेजी बोलता हूँ तो थक जाता हूँ। नहीं, मेरा सौभाग्य है आपने बुलाया, और ईश्वर की दया से आप जहाँ भी जो भी पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ मन में ऐसा एक विचार भी है, एक विश्वास भी है कि आपको समाज में अपनी शिक्षा को लेकर कुछ ना कुछ खड़ा करना है, कुछ काम करना है। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, जानते हैं, परंतु अपने तक सीमित रख लेते हैं। अपने से आगे बढ़ता है तो परिवार तक पहुंच जाता है, उसके बाहर नहीं जाता। So as young people in the country, it is our responsibility to figure out where exactly will our education matter. I know while I was being introduced, because a certain media house made a certain comparison, it is part of the introduction, but we are all, no matter where we live in India and in the world, we are all deeply blessed that Swami Vivekananda walked the face of the planet in the late 1800s and the early 1900s, for as short as the time period was then. And if you try and understand Swami Vivekananda's idea of education, if you try and understand his call to the youth, all of the work that is happening here, it will all look like we are answering his call. Because Swami Vivekananda had absolute clarity about what young people of Bharat must do for Bharat and the world. And that clarity is found in several statements that he would make. One of the famous statements is, "Arise, awake, and stop not till the goal is reached." But it is important to ask ourselves, what is the goal? Now, somebody who is spiritually awakened will say ultimate goal is realization of God. I will wait a little bit before I get there. And we must talk about other goals. The goals that we must carry forward, the goals that we must try and achieve. And that goal is not just strength for ourselves. It is not just awareness and awakening of ourselves, but it is also lifting more people up. So Swamiji has
different ideas. I'll just try and go 1, 2, 3, 4 in terms of his quotations and then break into a larger conversation. Swamiji says, arise, awake and stop not till the goal is reached. So as a young entrepreneur anywhere in the country, as a young social entrepreneur anywhere in the country, as an activist, that is one thing you need to keep in mind. Many people arise, they do not fully awake. Many people arise and awake, but they stop pretty soon. That is one thing to be avoided. In the late 1800s, Swamiji says that my faith lies in the younger generation, the modern generation. Out of them will come my workers and they'll work out all these problems like lions. Now, many of you are aware that Swamiji oftentimes used to repeat that India's coming glory will be so great that its past will be a faint shadow in front of it. So many begin to wonder that when Swamiji was saying this at the Red Fort, you could not unfurl the Indian tricolor. India was still regarded as a poor country. It was still a colony. So why was Swamiji saying all these things with so much confidence? I think part of the answer lied in the fact that he put it on young people. He said, my faith lies in the younger generation, the modern generation. Out of them will come my workers who will work out these problems like lions. Swamiji also goes on to talk about something beautiful. He says, they alone live who live for others. The rest are more dead than alive. If you want an introduction into social entrepreneurship, why you actually want to be a social entrepreneur, this one sentence too can be enough. And that sentence is, they alone live who live for others, the rest are more dead than alive. And then I want to give you the final statement from Swamiji and then we can continue our conversation. You see, there is so much debate about nationalism, about patriotism. Swamiji beautifully says at one point that I too have my ideals of patriotism. And he puts forward 3 ideals. Those 3 ideals should be the bedrock and the foundation of any work that you do anywhere in the country or the world. The first ideal that Swamiji puts forward of the 3 is, do you feel? So you know, as an entrepreneur, for many things, if you want to become a better material physicist, you can do a PhD. If you want to understand liberal arts or sciences or anything better, you can do a bachelor's degree or a master's degree. But for entrepreneurship, and especially social entrepreneurship, if you want to have a meaningful, long-term work in the field, then Swamiji's 3 ideals of patriotism come to life. The first ideal that Swamiji says is, when you see that your next door neighbor is hungry, when you see that your next door neighbor is ignorant, when you see that your next door neighbor is living in misery, does that pain you? Do you feel the pain? Do you feel the pain of others as your own pain? That is the first ideal that Swamiji puts forward, do you feel? The second ideal of patriotism that Swamiji puts forward is, it is good that you feel. And this is where it seems he is speaking to every college-going or school-going student. Because the first part is for every human being. You must feel the pain of others. The second part is likely a call to the modern generation that Swamiji was talking about. He says, it is good that you feel, but have you come up with a plan? You cannot just sit down and you can say, this is bad, that is bad. You need to get to work. So Swamiji beautifully says, it is good that you feel, but have you come up with a plan? And then the third ideal of patriotism tells us why Swamiji was Swamiji. Because he says, it is good that you feel, it is good that you have come up with a plan, but the third part is that now that you have come up with a plan to eradicate that, like whatever pain was there, even if the whole world is opposed to you, even if you lose all your name and fame and wealth and glory, even if the whole world came out with swords in hand trying to stop you, if even then you are willing to continue working, then you are a true patriot. So all of you in the room, all of us in the room who want to do the important work of our times, work for the upliftment of people, the 3 ideals should be absolutely clear. That is the coursework for social entrepreneurship. Do you feel? That feeling can be in any field.
You can see a school student out of school and you might want to make either education more affordable or accessible or more entertaining or more enriching. You can be outside a hospital and you might feel the pain of a caretaker or a patient, a nurse or a doctor, and you might think of something that we should do in order to make sure that in the next decade and in the next century, our education is better off, our healthcare is better off. It can be anybody's pain, but it has to be somebody's plan. And once it is your plan, you need to keep moving forward. Now, in Bharat, it is much easier to understand how to do the three things. The first one, in order to keep feeling, it is important to continue to pause and to reflect. Now, in the last decade and a half, we have become a generation to a decent degree where we do endless scrolling on social media, endless scrolling on the phone. In such times, it is important to pause. If you do not pause, you cannot reflect. If you do not reflect, it does not resonate at a deeper level with all of you. So you need to pause and reflect. There's a lovely story I like to tell our young people at Dexterity, the organization where I lead and serve. And I hope to share that story with you. You see, I'm not a historian or a deep-end scientist, but if we were just to believe the journey of humankind, we know one of the greatest inventions of all times, the first one in fact, was fire. Now when we think about it, there must have been a generation that saw fire for the first time. That is clear, that is undisputed, no matter in which part of the world you want to write history. But that first generation that saw fire, they could have run away. They could have continued walking. But we do not know exactly who and which group of people, but they decided to pause. They looked at fire and they paused. And because they paused, they saw that this fire was keeping them warm. That 6 months later, when it got even colder, this fire would keep them warm. They saw that the animals who would otherwise attack them were running away from the fire, and they realized that this fire could protect them. And then the third thing that they realized was that the same fire that was keeping them warm and was protecting them from animals, when it was done and dusted, the fruits and vegetables tasted different once the fire was gone. And that generation, our ancestors, they realized that this fire has some utility. Now, like modern day scientists, they could have filed for a patent or a patent, however you pronounce it, and they could have kept it to themselves. But they did not do that. They passed it to other locations. They passed it to the other generations. And because they passed it from one generation to the other, and one location to the other, some generation, again we do not know which one, understood how to control fire, how to create fire. Because they did that, some generation postulated the theories of heat energy. Some generation got a steam engine running, and some generation put an aircraft in the air. That is the journey of humankind. Each generation has a responsibility towards the people and planet of that time and the future. That pausing and reflecting, in current times, if fire happened, either we would be on the phone not looking at the fire, or we would be on the phone recording the fire. That is not the way how we feel at the deepest level for people around us. So the first part Swamiji talks about feel, feel, feel. A heart that feels deeply and intensely. That is important. The second part Swamiji says, have you come up with a plan? That is for those who think that they are getting educated. That education should help us build those plans. That is the training of the head, training of the mind. And then the third part, how do you keep moving even when all the world is opposed to you? That is where organization comes into play. So the first one can happen through your thought, can happen through being in the samaj, being a part of the samaj, being in the society with an open heart, with an open mind, listening, thinking, talking. The second one can happen through siksha, whatever your education is. But the third one only happens through sangathan. Because at 3 a.m. or at 45 degrees Celsius, when it becomes hard to work,
when it becomes tough to move forward, when adversity hits, the heart takes care, the head takes care, but you need more hands to hold, more people who walk with you, more people who are willing to support you. So I know I have not essentially gone into the social entrepreneurship side as in what all is missing. I started out pretty much with how you build yourself into a social entrepreneur, and there's a reason why I say that. Many people today want to become entrepreneurs, and I know I'm speaking in the city of Surat in the state of Gujarat where almost everybody is entrepreneurial. Now the question is, why do a lot of entrepreneurs stop? And the answer is pretty simple. हाँ ठीक है, मैं तो विदेश और दक्षिण भारत वाले के कारण बोल रहा था, ठीक है, अंग्रेजी भी समझ में आई ना पर उतने देर, हाँ ठीक ठीक, मैं प्रयास करता हूं कि ठीक ही ठाक बोलूं, अब बगल वालों का आप अनुवाद करते रहना, ठीक है। तो पहला जो विषय रखा हुआ यह है कि ठीक है, हम सामाजिक उद्यमी बनना चाहते हैं, पर किन विचारों को लेकर सामाजिक उद्यमी बन सकते हैं। जो स्थिति परिस्थिति हमारे आसपास होती है समाज में सामान्य रूप से, उसमें लोगों के कष्टों को देखना, कष्ट का निवारण करना, उस निवारण के हेतु कोई योजना बनाना, कोई युक्ति को सोचना, और उसे लेकर जब हम समाज में बढ़ते हैं तो विषम परिस्थितियों में भी, चट्टानों जैसी परिस्थितियों में भी चलते रहना, वह स्वामी जी आदर्श रखते हैं किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो स्वयं को देशभक्त मानता है, जो समाज में काम करना चाहता है। परंतु इसका अगला पड़ाव यह है कि आज हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में हम पढ़ते रहते हैं कि कोई उद्यमी है, तो हम सभी उद्यमी बनना चाहते हैं। परंतु एक उद्यमिता में शब्द है स्टार्टअप मोर्टेलिटी रेट, कि 95% से ज्यादा जो स्टार्टअप शुरू होते हैं वे 2-2.5 साल 5 वर्ष के अंदर अंदर बंद भी हो जाते हैं। तो मन में ऐसा प्रश्न आ सकता है कि जब उद्यमी 95% स्टार्टअप मोर्टेलिटी रेट से परेशान है, तो सामाजिक उद्यमी कितने स्टार्टअप मोर्टेलिटी रेट से परेशान होंगे। अब इसका जो उत्तर है, इस पर जो विचार रखते हैं वे जीवन के जिस पल क्षण उम्र पे होते हैं उस हिसाब से रखते हैं। किसी ने अभी पैसे रेज किए तो बताते हैं फंड रेजिंग इज द मेन थिंग, फंड रेजिंग नहीं हुई तो स्टार्टअप डेड। कोई बताएगा टीम इज द मेन थिंग, टीम नहीं बिल्ड हुई तो स्टार्टअप इज डेड। प्रोडक्ट मार्केट फिट, कस्टमर एक्विजिशन रेट, हर तरह के शब्दांश शब्दावली चलते रहते हैं कि इस कारण स्टार्टअप मोर्टेलिटी, उस कारण स्टार्टअप मोर्टेलिटी। परंतु जब आप एक ध्यान से देखने का, सोचने का प्रयास करते हैं तो विषय मन में स्पष्ट होता है। अगर स्टार्टअप को भी, एंटरप्रेन्योरशिप को भी सिर्फ अगर आप रिच, पावरफुल या इन्फ्लुएंशियल होने से जोड़कर देखेंगे, तब वो स्टार्टअप मोर्टेलिटी रेट उस 95% को ही परिलक्षित कर रही है, जिनके विचार में यह है कि स्टार्टअप इज लाइक ऑपरेटिंग फ्रॉम अ गैराज एंड देन 6 months लेटर यू रोल आउट अ फेरारी। ऐसा नहीं होता। तो एक बार अगर हम प्रकाश डालेंगे कुछ उद्यमियों के जीवन पर, ढेर सारे भारतीय उद्यमी हैं, ढेर सारे विदेशों में उद्यमी हैं, उन्होंने बड़ा काम किया, और जब हम देखने का प्रयास करते हैं तो वो इस कारण बड़ा काम नहीं किया कि अरबपति हो जाएं, कुछ ऐसा काम किया जिसका अरबों लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ा। और एनर्जी की एक डेफिनेशन देते हैं विज्ञान में, कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। वही वैल्यू का भी डेफिनेशन है। आप जब वैल्यू क्रिएट करते हैं तो वो फिर डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो ट्रांसफर होता है। आप सिनेमा हॉल में जाते हैं, आपको एंटरटेनमेंट वैल्यू देते हैं, वो आप फाइनेंशियल वैल्यू दे देते हैं। आप विंबलडन में जाते हैं, कोई खेल रहा होता है, कोई और पैसे देकर देख रहा होता है वो खेल। अब सोचिए, आपको खेलने के लिए बचपन में पैसे तो नहीं मिले, डांट पीटी मिली होगी, पर जब एक वैल्यू डिलीवर होता है तो उसका फाइनेंशियल वैल्यू है, वो कन्वर्ट होता रहता है। तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि समाज में वो कौन सा वैल्यू हम डिलीवर कर रहे हैं। अब उसमें मन में ऐसा भी आ सकता है कि हम वैल्यू तो डिलीवर कर रहे हैं, कोई पैसे नहीं दे रहा। मैंने विंबलडन का उदाहरण इसीलिए दिया क्योंकि खेल में अगर आपको आज शाम को जाकर मैदान में खेलना हो और आप बोलें कि हम 2 लोग खेलेंगे, सारे लोग पैसे देंगे, तो ऐसा नहीं होता। आपको हो सकता है पैसे देकर आप खेलने जाते हो 2-5 मिनट के लिए, भाई यहां पर ये बॉलिंग मशीन है, ये वो पिन बॉल वाला बॉलिंग है और ऐसा ऐसा। पर आप जब विंबलडन देखते हैं तो 2 लोग खेल रहे होते हैं और पूरी दुनिया पैसे देकर देख रही होती है उस खेल को। तो वैल्यू वहां पर एक पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल पलट गया। जो समाचार पत्र हम आज पढ़ते हैं उसमें पहले जो लिखते थे वो पैसे देते थे, बाद में हुआ जो लिखते हैं उन्हें पैसे मिलते हैं।
तो बिजनेस मॉडल्स चेंज होते हैं, इवॉल्व होते हैं। तो मन में जो प्रश्न आना चाहिए वो ये होना चाहिए कि पहले तो हम वैल्यू क्या डिलीवर कर रहे हैं, इससे किनको किनको फायदा है, और इनमें कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो वो पैसे दे सकता है। तो वो सब आपके मन में बिल्कुल आएगा। अब है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। मैं उन लोगों में से एक हूं, अगर एकमात्र हूं तो भी जिसे एंटरप्रेन्योरशिप और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत ज्यादा भेद नहीं लगता। हमारे यहां हमने एंटरप्रेन्योरशिप और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत अलग किया है। अब आपके निजी विचार अलग अलग हो सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता है, पर लोग बिल गेट्स की चर्चा करते हैं। बिल गेट्स की जब चर्चा करते हैं तो गेट्स फाउंडेशन की बात करते हैं और बोलते हैं भाई बड़ा अच्छा काम किया। कुछ लोग शिकायत भी करते हैं और माइक्रोसॉफ्ट को और गेट्स फाउंडेशन को पृथक करके देखते हैं। हम उदाहरण स्वरूप जब इस बात को देखते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट बनाकर भी बिल गेट्स ने ह्यूमन प्रोडक्टिविटी को हंड्रेड्स ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर से बढ़ा दिया। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बनाया, एक्सेल बनाया, पावर पॉइंट बनाया, फ्रंट पेज बनाया, और ह्यूमन प्रोडक्टिविटी दुनिया भर में बढ़ गई। गेट्स फाउंडेशन से भी काम कर रहे हैं। तो आप स्टीव जॉब्स की बात करते हैं एप्पल को लेकर, तो कोई फाउंडेशन वर्क हो, चैरिटी वर्क हो, तो उसे बोलते हैं ये चैरिटी वर्क है या ठीक है। पर आईपैड बनाकर बहुत सारे पेड़ों को कटने से बचाया। तो अलग अलग तकनीकें जो हैं उसे लगा सकते हैं। बहुत बार जो कोर बिजनेस है वो स्वयं आपको बड़े काम को करने में मदद कर सकता है। मैंने माइक्रोसॉफ्ट वाला एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि कहते हैं पॉल एलन और बिल गेट्स एक शॉपिंग मॉल पे जा रहे थे। उन्होंने मैगजीन के फ्रंट पेज पर देखा कि एक कंप्यूटर का फोटो है। तो उन्होंने कहा कि इस मैगजीन पर आज कंप्यूटर का फोटो है, कल जो इस कंप्यूटर को चलाएंगे उनका फोटो होगा। और उनका एक विचार था कि सॉफ्टवेयर विल रन द वर्ल्ड। ये एक रिसेप्शन डेस्क से लेकर वो जो स्क्रीन्स आपको हॉस्पिटल में दिखते हैं वहां तक, बच्चों के पढ़ाई के टेबल से लेकर कार्यालयों तक, सॉफ्टवेयर ही दुनिया को चलाएगा। तो उन्होंने पूरा सॉफ्टवेयर पर काम करना शुरू किया कि भाई कैसे होगा। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल, पावर पॉइंट और ढेर सारे सॉफ्टवेयर। मैंने वो उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि हमें लगता है कि आप अरबपति बनने निकलते हैं तो आप अरबपति बनते हैं। नहीं, आपको एक ऐसा काम करते हैं जो अरबों जीवन में किसी प्रकार का लाभ पहुंचाता है या जीवन बेहतर करता है, तो आप अरबपति बन जाते हैं। अब सोशल एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप में डिफरेंस की बात है तो बहुत सारे फॉर प्रॉफिट स्टार्टअप्स हैं जो पैसे रेज करते हैं और कभी भी पैसा ला नहीं पाते, मतलब एक भी सामान बेच नहीं पाते, बस फंड रेजिंग फंड रेजिंग फंड रेजिंग। दूसरी तरफ आप मोजिला फायरफॉक्स करके एक ब्राउजर है जिसका प्रयोग करते हैं, मोजिला नॉन प्रॉफिट है। तो इसलिए एज सोशल एंटरप्रेन्योर्स द क्लैरिटी वी मस्ट हैव इज दैट नॉन प्रॉफिट इज अ लीगल स्ट्रक्चर, इट इज नॉट अ बिजनेस मॉडल। वो लीगल स्ट्रक्चर है, आप इनकॉर्पोरेटेड है एज नॉन प्रॉफिट, वो आपका बिजनेस मॉडल नहीं है। आपको उसमें देखना होगा कि किस प्रकार से आप उस चीज को चला सकते हैं। अब देखिए, मैं 16 वर्ष का था तो डेक्सटेरिटी की यात्रा प्रारंभ की और हमने आज तक कभी पब्लिक या प्राइवेट पैसे नहीं लिए डेक्सटेरिटी में। वी हैव नॉट टेकन गवर्नमेंट मनी, वी हैव नॉट टेकन कॉर्पोरेट मनी। तो हमारा मॉडल सामान्य सा है। इसीलिए मैं जब पैसे की बात कर रहा हूं तो लग सकता है आपको कि भाई ये तो कह रहे हैं अग्रेसिवली पैसा कमाना चाहिए। नहीं नहीं, वो नहीं कह रहा। अगर अच्छा काम करते हुए होता है तो करना चाहिए। डेक्सटेरिटी का तो बड़ा डेंजरस मॉडल है, वो है कि मेजॉरिटी प्लेटफॉर्म्स जो है वो सबके लिए फ्री हैं। जिस प्लेटफॉर्म में रेजिडेंशियल कॉस्ट है बच्चों के रहने खाने का, उसमें डेक्सटेरिटीज फाइनेंशियल एड पॉलिसी सेज पे इफ यू कैन। तो जिसको जो दे सकता है वो दे देता है, जो नहीं दे सकता वो नहीं देता। किसी को कभी पता नहीं चलता कि किसने पैसे दिए किसने नहीं दिए। लगभग 80% बच्चे ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियल एड पर होते हैं डेक्सटेरिटी सिस्टम में। और हम मानते हैं कि हमारी गुणवत्ता तब तक बनी रहेगी जब तक हमारा सारा काम जो है वो इसी पर आधारित है। नहीं तो मैं हार्वर्ड वगैरह से पढ़कर आया, अंग्रेजी हिंदी बोल ही लेता हूं, तो भारत के किसी महानगर में किसी एक कमरे में बैठकर अच्छी पीपीटी प्रेजेंटेशन दे दी, फिर उसके बाद बड़े बड़े उद्योग परिवारों ने पैसे दे दिए। अब इस पैसे का, इस व्यक्ति का और उस काम का कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ मेरे ही विश्वास पर है। तो एक नॉन प्रॉफिट और एक फॉर प्रॉफिट में क्या अंतर होता है? मैं क्यों कहता हूं कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का जो पूरा का पूरा आपका सप्लाई चेन है वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरह ही रहना चाहिए। अगर आप एप्पल के स्टोर पर गए और उन्होंने आपको टेढ़ा मोबाइल फोन दे दिया
मुड़ा हुआ मोबाइल फोन दे दिया, तो आप क्या कहते हैं, भाई ये फोन तो गड़बड़ है, तो तुरंत वापस लेता है, आपको एक दूसरा फोन देता है, क्योंकि एप्पल का 10 मिलियंथ प्रोडक्ट, 1 बिलियंथ प्रोडक्ट भी जो है उसके मुड़ने, बैटरी से बाकी जो भी विषय विकार हो सकते हैं, उससे उसकी पूरी की पूरी सप्लाई चेन, पूरा पैसा, पूरा तंत्र, सब कुछ जुड़ा हुआ है। कल एप्पल के शेयर्स गिर जाएंगे अगर आपको सूरत में एप्पल का मोबाइल फोन यू शेप का मिल गया तो। पर क्यों? क्योंकि जो बना रहे हैं, जो बेच रहे हैं, जो खरीद रहे हैं, वो सब एक लाइन में जुड़े हुए हैं। नॉन प्रॉफिट्स में बहुत बार क्या होता है कि जैसे अगर आप शिक्षा में जाएंगे काम करने, तो शिक्षा पिछले 200 वर्षों से नहीं बदली, पर नॉन प्रॉफिट्स भी पिछले 200 वर्षों से नहीं बदले हैं। तो आपको अपना नजरिया जो है, अपनी दृष्टि जो है, वो थोड़ा नॉन प्रॉफिट के प्रति भी बदलना होगा। क्या मॉडल है? तो मॉडल है कि भाई एक व्यक्ति है जो काम कर रहा है, बहुत अच्छा, आप उसको थोड़ी देर के लिए मान सकते हैं, कुछ भी, फाउंडर ही कह दीजिए। कुछ लोगों के लिए काम कर रहा है, वो सेवार्थी है, लाभार्थी है, जिस भी भाषा का प्रयोग करना है, वो बेनिफिशियरी है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। और वो पैसे जहां से ला रहा है वो बेनिफैक्टर है। और इन दोनों का जो रिश्ता है, बेनिफैक्टर और बेनिफिशियरी का, वो एनुअल रिपोर्ट, फोटोज, टेस्टिमोनियल्स उसी का है। और उससे ज्यादा हो भी नहीं सकता, क्योंकि अगर लाखों लोगों के साथ काम कर रहे हैं तो चंद बेनिफैक्टर्स कितने लोगों को जाकर मिलेंगे। तो क्या आप, जैसे होता है ना कि कहते हैं गाड़ी में ही इंस्टॉल कर देना चिप, उसी से पता चलेगा कि गाड़ी कितने किलोमीटर जा रही है, तो आपके काम में ही वो चिप इंस्टॉल रहना चाहिए कि आपको पता चले कि भाई वो कितना अच्छा है। क्योंकि बच्चा जब आएगा और बोलेगा कि मुझे जो स्कूल बैग मिला वो फटा हुआ मिला, तो आप बोलेंगे तुम्हारे लिए ऐसा ही आया था, जाओ। क्योंकि ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो टाइटली निट नहीं है। तो आपके टेक्नोलॉजी की, आपके इनोवेशन की, आपकी पॉलिसी अंडरस्टैंडिंग की, आपके कॉन्टेक्सचुअल इंटेलिजेंस की, ये सारे जो शब्दांश हैं, इन सारे चीजों की आवश्यकता है इन द फील्ड ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। एंड वो कैसे करना है आप भली भांति जानते हैं। कहां करना है उसका भी एक डेफिनेशन मन में स्पष्ट रखना चाहिए। अभी एक बहुत बड़ी पीढ़ी है जो उन लोगों के समस्याओं का समाधान करना चाहती है जो खुद अभी समस्या खोज रहे हैं। कि भाई जो आपका पिलो है ना, उससे हेयर स्टाइल आपका चेंज हो जाता है रात में, तो अगर आप ये प्रोडक्ट पिलो पे लगा दें तो आपका हेयर जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप दूसरे लोग को करने दो। भारत के युवाओं को सामाजिक उद्यमी के रूप में या सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उनकी समस्याओं का समाधान करना है जिनको सही में समस्याएं हैं। Your solutions need to solve the problem of those who have very little and who need your problem to be solved. Second, कुछ लोगों के लिए कैंसर की वैक्सीन आज भी बन सकती है, मुझे यह विश्वास है। तो आप 100 करोड़ रुपए में एक वैक्सीन बिल्कुल बना सकते हो, पर 100 करोड़ लोगों के लिए 1 रुपए में वैक्सीन बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, वो उस विचार का अंतर है। उसलिए सामाजिक उद्यमी निकलना है, उसलिए उस उद्यमिता में समाज शब्द है। ऐसे तो उद्यमिता के अंदर ही समाज शब्द निहित होना चाहिए। रॉकफेलर का स्वामी जी से मिलना हुआ, हम बहुत बार कहानियों में सुनते हैं कि स्वामी जी से प्रेरित होकर रॉकफेलर गए और उन्होंने फिलैंथ्रोपी का काम शुरू किया। ऐसे वो फिलैंथ्रोपी का काम उसके पहले से भी थोड़ा चालू रखे थे। तो अगर आप सोचें कि बिजनेस से बहुत चैन आता है, तो ऐसा नहीं था। रॉकफेलर बहुत बुरी स्थिति में मिले थे स्वामी जी को। आपके मन में यह भी आ सकता है कि बिजनेस के बाद की हुई थोड़ी सी फिलैंथ्रोपी से मन की शांति आ जाती है। तो नहीं, मैं अभी यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में था, वहां रॉकफेलर बिल्डिंग है, 17 नोबेल प्राइज विनर्स रहे हैं उस बिल्डिंग के अंदर। वो स्वामी जी से मिलने के पहले उसने बना दी थी। तो ये बिल्डिंग बनाने, दान करने से केवल मन की शांति आ जाएगी या सार्थक जीवन है, ऐसा नहीं है। तो स्वामी जी को मिले, स्वामी जी ने उन्हें ट्रस्टीशिप मैनेजमेंट, बाकी का जो विचार है, ये सब हम मानते हैं कि ये साझा किया होगा उनके साथ। तो ये जो पूरा का पूरा उद्यम है, समाज उसके केंद्र में रहना चाहिए, सेवा उसके केंद्र में रहना चाहिए। कोलगेट के कार्यालय में अगर आप बैठते हैं और आप ये तय करते हैं कि अच्छा कोलगेट ज्यादा नहीं बिक रहा, तो कोलगेट का वो जो बाहर वाला टूथपेस्ट का मुंह है उसको थोड़ा बड़ा कर दो कि टूथपेस्ट ज्यादा गिरे और जल्दी जल्दी खत्म हो ये टूथपेस्ट। तो कैसी उद्यमिता? पर
ये बहुत बड़ा बेस्ट प्रैक्टिस है किसी कॉर्पोरेट में। इस कारण किसी बिजनेस स्कूल का जो बेस्ट लेसन है वो ये है कि लोगों को सिखाओ कैसे कोलगेट ज्यादा से ज्यादा खर्च हो जाए। तो अब एक की प्लेसमेंट लग रही है कोलगेट का ट्यूब जो है उसका मुंह बड़ा करने के लिए, और दूसरे की प्लेसमेंट लग रही है सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट के लिए। ये जो बिजनेस है वो बिजनेस नहीं करना था। तब आप टेक्नोलॉजी बनाते हैं, उससे समाज का उत्थान होता है। आप टेक्स्ट बुक प्रिंट करते हैं, उससे समाज का उत्थान होता है। आप अच्छे कपड़े बनाते हैं, उससे भी समाज का उत्थान होता है। जो काम करते हैं, श्रीमद स्वामी रंगनाथानंद जी महाराज 13वें अध्यक्ष होते थे रामकृष्ण मठ और मिशन के, और एक बार LIC जैसे किसी कार्यालय में सारे जो प्रमुख लोग थे उनके बीच उनका प्रवचन रखा गया। सबसे पीछे जो कर्मचारी थे, सफाई कर्मचारी वगैरह, वो बैठे थे। चर्चा इस बात की थी कि भाई हमें यहां का पूरा कल्चर बदल देना है। तो रंगनाथानंद जी महाराज ने कहा कि भाई सबसे पहले तो जो सबसे पीछे बैठे हैं, मतलब खड़े हैं, उनको आज आगे वाली सीट में बैठा लेते हैं, क्योंकि LIC में तो जो सारे लोग आ रहे हैं वो समाज के हर वर्ग से आ रहे हैं। अगर उनके लिए पहली कुर्सी नहीं है तो फिर कैसे चर्चा होगी इस पर। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आपके कार्यालय में जो पन्ना रखा हुआ है वह पृष्ठ किसी का पूरा जीवन है, किसी की बेटी की शादी है, किसी के पिताजी के गुजरने के बाद के पैसे हैं। अगर आप उसको जीवित रूप में नहीं देखते, उसको किसी की कहानी के रूप में नहीं देखते, सिर्फ कागज के रूप में देखते हैं, तो आप कभी अपना काम नहीं कर पाएंगे सही से। तो इस कारण आप उद्यमी बने या सामाजिक उद्यमी बने, आप जो काम कर रहे हैं उसके अंदर अगर आप धर्मनिष्ठ होकर सोच पाते हैं कि भाई ये मेरा काम है, ये लास्ट माइल पर इसका इंपैक्ट है, तब आपको एंटरप्रेन्योरशिप और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में भिन्नता करने की विशेष आवश्यकता नहीं होगी। परंतु हो सकता है कि आप कहीं मेटलर्जी, माइनिंग ऐसे क्षेत्र में काम कर रहे हो, बहुत बार ऐसा ध्यान में नहीं आता हो कि भाई ये शेल में जाकर मैं जो काम कर रहा हूं उससे क्या होगा, उससे भी हो सकता है। तो आप चुनते हैं बहुत डायरेक्ट फील्ड्स ऑफ इंपैक्ट, कि मैं एजुकेशन में डायरेक्टली जाकर काम करूंगा या करूंगी, मैं हेल्थ केयर में, एग्रीकल्चर में, पब्लिक पॉलिसी के इस स्मॉल वर्टिकल पे, ऐसे फील्ड्स में जाकर काम करेंगे। उसी को मुझे लगता है आज के डेट में सोशल एंटरप्रेन्योरशिप कह के एक डाइवर्जन करके रखते हैं, ताकि आपको जो फंडिंग वगैरह की आवश्यकता है, आपको मुझे जब टोकना होगा तो आप टोक देना, तो फिर Q&A ओपन कर देंगे। तो अब वो आसपास मंडरा रहे हैं तो मुझे डर लग रहा है ना कब अगला पत्र आ जाए। तो आप जब डायरेक्ट फील्ड में जाकर काम करते हैं तो ऐसा दुनिया में लोगों ने सोचा होगा कि भाई एंटरप्रेन्योर्स को तो फंड रेजिंग का अवसर मिल जाता है, प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल। सोशल एंटरप्रेन्योर जो नॉन प्रॉफिट काम कर रहा है उसको कैसे पैसे मिलेंगे, इस कारण शायद उन्होंने सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का भी ये किया कि ठीक है, ये एजुकेशन में सीधा काम कर रहे हैं, ये हेल्थ केयर में सीधा काम कर रहे हैं, इनके लिए प्रॉफिट के ऊपर इंपैक्ट है। तो इंपैक्ट सेंट्रिक क्या इन्वेस्टमेंट हो सकता है, उसलिए शायद उन्होंने वो भिन्नता की होगी। मेरा अभी भी मानना है कि आप अगर कोई सोशल एंटरप्राइज खड़ा करना चाहते हैं तो उसे सेल्फ सफिशिएंट बनाने का प्रयास कीजिए, नहीं तो बहुत मेहनत से आप काम खड़ा करेंगे जमीन से, कल को सिबाका आके आपको पैसा दे देगा, तो फिर आप अगर स्कूल चलाते हैं तो बच्चों को बताना होगा कि सिबाका से ब्रश करने से दांत साफ रहते हैं। आप बहुत मेहनत से एक हॉस्पिटल खड़ा करेंगे, उसके बाद कोई कंपनी आएगी, वो आपको कुछ पैसे दे देगी, फिर आपके सारे के सारे जो चिकित्सक हैं वो बताएंगे सुबह सुबह ये पीने से अच्छा रहता है सब कुछ, तो वो ना करना पड़े। इसलिए सेल्फ सफिशिएंट मॉडल्स बहुत जरूरी है। अगर ऐसा है कि जिनके हृदय बहुत साफ थे, उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप की जगह सोशल एंटरप्रेन्योरशिप शुरू किया, तो उनके बैंक अकाउंट भी बहुत साफ होने चाहिए। नहीं तो फिर क्या होगा, काम तो बड़ा अच्छा करने निकले थे, उस पर कंट्रोल इस हिसाब का छूटा कि अच्छे काम में वो फिसलता चला गया। उससे बचना चाहिए मॉडर्न डे सोशल एंटरप्राइज बिल्ड करने में। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर अंतिम में जो 2-4 बातें रख सकता हूं, रखने का प्रयास करता हूं। आप हर दिन अपने आसपास जिन परेशानियों को देखते हैं, उसमें से कौन सी ऐसी परेशानी है जिस पे आकर आप अपनी शिक्षा को लगा सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं, यह सोचना चाहिए। अगर आपके पास 2-5 मिनट का धैर्य है तो मैं अपने सामाजिक उद्यमी, मुझे तो मालूम भी नहीं था उसे सामाजिक उद्यमी कहते हैं, सामाजिक उद्यमी बनने की जीवन यात्रा बता सकता हूं। मैं बिहार के छोटे से गांव में पैदा हुआ और 12 वर्षों तक बिहार के छोटे गांवों और शहरों में ही रहा। आसपास अच्छे स्कूल नहीं थे तो घर पर ही पढ़ता था।
12 वर्ष की आयु में माताजी के साथ पटना चला आया और विद्यालय में हमारा नामांकन हो गया। इस कालखंड में जब ये 12 वर्ष बिहार के छोटे गांवों शहरों में रहता था, तो हम 3 तरीके से हमारी पढ़ाई होती थी। पहला तरीका था, हम जिन किराए के घरों में रहते थे उसकी 4 दीवारी पर स्वामी विवेकानंद के विचार अंग्रेजी और हिंदी में लगाए गए थे। श्री रामकृष्ण देव के भी थे, मां शारदा देवी के भी थे, कुछ अलग अनेकानेक महामानव के विचार थे। और हम छोटे बच्चे थे, सुबह सुबह उठकर पहला काम हम करते थे कि स्वामी जी के विचारों को चिल्ला चिल्लाकर अंग्रेजी और हिंदी में पढ़ते थे, उसके बाद किसी काम में लगते थे। उसे मैं अपनी शिक्षा का पहला तरीका मानता हूं, वैसे पहली पढ़ाई हुई। जो दूसरा तरीका था वह यह था कि समाचार पत्र पढ़ना अनिवार्य किया गया था, और इन गांवों में समाचार पत्र एक दिन लेट आते थे। और तीसरा तरीका था कि घर पर किताब और कॉपी लाई जाती थी, हम पढ़ते थे। समाचार पत्र पढ़ने में हर वर्ष मैं लगभग 2-3 तरह के बच्चों के बारे में कुछ ना कुछ जरूर पढ़ता था। किसी न किसी बच्चे के बारे में कुछ ऐसा छपता था कि उसे किसी बड़े विश्वविद्यालय में जाकर पढ़ने के लिए पूरी छात्रवृत्ति मिली हो, फुल स्कॉलरशिप टू गो टू अ टॉप यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। दूसरी जो कहानी पक्का पढ़ने को मिलती थी वो यह थी कि किसी भारतीय बच्चे ने कोई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीती, और तीसरा, किसी भारतीय युवा ने भारत का पक्ष किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रखा। तो ये तीनों तरह की कहानियां पढ़कर मैं बहुत छोटा था, मन में ऐसी अभिलाषा होती थी, ऐसी आकांक्षा होती थी कि मैं भी किसी विश्वविद्यालय में, बड़े विश्वविद्यालय में जाऊं और पूरी छात्रवृत्ति पर पढ़ाई करूं। मैं भी किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व कर पाऊं और कोई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीतूं। परंतु विद्यालय में नामांकन न होने के कारण मैं इनमें भाग नहीं ले सकता था। तो मैंने एक छोटी सी आदत शुरू की। मैं एक डायरी के पन्ने को लेकर उस पर लिख लिया करता था कि कौन सा समाचार है, किस युवा के बारे में छपा, कौन सी प्रतियोगिता थी, किस महीने में या कि होती है, जो भी थोड़ी सी जानकारी मिलती थी, और किस दिन ये छपा था, और वैसा लिखता चला जाता था। मैं जब विद्यालय पहुंचा तो ऐसे बहुत सारे जो अवसर होते हैं किशोरों और युवाओं के लिए, वो मेरे पास लिखे हुए थे। मैंने इनमें भाग लेना शुरू किया। जब तक 12वीं में पहुंचा तब तक लगभग 200 ऐसी स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं जीती और लगभग 6 देशों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैं जब इन मंचों पर पहुंचता था, और 9वीं से 12वीं के बीच में लगभग ऐसा रहा कि लगभग 5-6 देशों में जाकर आना हुआ। मैं जब इन मंचों पर जाता था तो देखता था कि मेरी पृष्ठभूमि से बहुत कम बच्चे आते हैं वहां। हम कहते हैं डेक्सेरिटी के अंदर, संगठन में मजाक में कहते हैं कि कभी गांधी जी ने कहा कि भारत अपने 6 महानगरों में नहीं रहता, 6 लाख गांवों में रहता है। हम संगठन में कहते हैं भारत अपने 6 स्कूलों में नहीं पढ़ता, अपने लाखों स्कूलों में पढ़ता है और करोड़ों परिवारों में पलता बढ़ता है। क्योंकि ये जो अंतर्राष्ट्रीय मंच थे, वहां जो बच्चे पढ़ने आते थे वो भारत के 5-6 स्कूल से आते थे, जो लगभग 150 साल पुराने बोर्डिंग स्कूल हैं, जहां की फीस कभी कभी एक मध्यम वर्गीय परिवार में माता पिता दोनों कमाते हो तो उससे भी ज्यादा है। वो बच्चे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आते थे, प्रतिभावान थे, परिश्रमी थे। परंतु जो दूसरा विषय ध्यान में आता था वह यह था कि संयुक्त राष्ट्र के या अंतर्राष्ट्रीय ऐसे मंचों पर जब चर्चा होती थी तो पहले तो मन में बहुत ये भाव भरते थे कि भाई आप फ्यूचर लीडर्स हैं, आप ग्लोबल प्रॉब्लम सॉल्वर्स होंगे, ऐसा वैसा। पर चर्चा का विषय क्या है? तो शुद्ध पेयजल कैसे पहुंच सकता है, बिजली का पढ़ाई पर क्या प्रभाव है, गांवों की विकास की अवधारणा क्या है, ऐसे विषयों पर चर्चा होती थी। और मेरे मन में ऐसा विचार आता था कि शुद्ध पेयजल पर जो बालक अपने विचार रख रहा है, जो बालिका अपने विचार रख रही है, इसने तो खूब रिसर्च किया है, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, टर्शियरी सोर्स, गूगल सब लगाया है, अच्छा बोल भी रहे हैं, परंतु इन्होंने कभी देखा भी नहीं है कि पानी आता है या नहीं आता है। मोटर कौन बंद करता है जिसे ये नहीं मालूम, मतलब इसमें कोई बुराई नहीं है। तो मन में ऐसा विचार आता था कि राजस्थान के किसी छोटे से गांव में अगर कोई बच्ची है जिसने अपनी माताजी को 1.5 किलोमीटर दूर पानी लाने जाते देखा है, वो अगर इन मंचों पर होगी तो उसका होना कितना प्रेरक होगा, कितना प्रभावी होगा, उसके विचार कितने प्रबल होंगे। और ये तो सारे लोग जो इस मंच पर हैं उनके विचारों का संवर्धन होगा यहां पर। तो प्रश्न मन में यह था कि वो बच्ची यहां पर क्यों नहीं है, और कारण ध्यान में यह आया कि होता तो मैं भी नहीं यहां अगर लिख लिख कर नहीं रखा होता कि ऐसे ऐसे मंच भी है, ऐसे ऐसे अवसर भी हैं। तो 2008 में स्वामी जी के विचारों से तो भरा ही हुआ था। मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि ये स्वामी जी को कब पढ़ा, स्वामी जी का क्या प्रभाव। मैं बोलता हूँ स्वामी जी सॉफ्टवेयर की तरह है, वो कब आए पता नहीं चला, बाकी सब तो हार्डवेयर है। तो स्वामी जी के विचार पढ़े थे और मन में ऐसा था कि भाई इस पर अब शिकायत तो कर नहीं सकते, डू यू फील, तो फीलिंग वाला पार्ट तो हो गया था। दूसरा पार्ट है हैव यू कम अप विद अ प्लान। तो 2008 में
स्वामी जी के विचारों को लेकर मन में ऐसा विचार आया कि कोई भी अवसर जो किशोरों और युवाओं के लिए बने हैं वो सबसे पहले उन्हें उन तक पहुंचने चाहिए, क्योंकि कुछ चंद परिवारों में, चंद स्कूलों में ये अवसर पहुंचते हैं तो चंद बच्चों तक रह जाते हैं, सारे बच्चों तक नहीं पहुंचते। तो ऑलरेडी एक डायरी ऑफ अपॉर्चुनिटीज थी, वो पूरा का पूरा लेकर के तय किया कि हम 2 काम करेंगे। एक, अपने किशोरों और युवाओं को शैक्षणिक अवसरों से जोड़ना, और इतना ही नहीं, कोई एक ऐसा बच्चा जिसे कोई निबंध प्रतियोगिता के बारे में पता चला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसने कभी निबंध लिखा ही नहीं है, तो उसको 2 प्रिपरेशन मटेरियल देना, हाउ टू ड्राफ्ट एन एसे, हाउ टू स्ट्रक्चर एन आर्ग्यूमेंट, ताकि ये भाग ले लेकर उसका अभ्यास होते जाए, वो परिपक्व होते जाए उस क्षेत्र में। और हर फील्ड की अपॉर्चुनिटीज, चाहे वो रोबोटिक्स की हो, पेंटिंग की हो, स्टैंप मेकिंग की हो, जो भी हो। दूसरी तरफ हमारे मन में एक विचार स्पष्ट था। स्वामी जी ने कहा सर्वेंट लीडरशिप। प्रोफेसर रॉबर्ट ग्रीनलीफ ने बाद में उसे एमबीए प्रोग्राम्स में सर्वेंट लीडरशिप नाम से डाला, परंतु स्वामी जी सर्वेंट ऑफ सर्वेंट्स, दासस्य दासः की बात करते थे। तो विचार क्या था कि आप स्वयं को मजबूत बनाएं, आप वो शीप लायन से लायन बने, वो कहानी आप में से कुछ लोगों ने सुनी होगी, समय रहेगा तो बाद में देखेंगे, पर आप अपने आप को मजबूत बनाएं और फिर आप देखें कि आप कैसे बाकी लोगों को मजबूत बनाने का काम कर सकते हैं। तो वैसे सर्वेंट लीडर्स की आवश्यकता भारत को है। 1888 में भारत ने अपने एक बेटे को विदेश पढ़ने के लिए भेजा। 1913 में अपने एक और युवा को गुजरात से महाराजा साईजीराव गायकवाड़ ने एक छात्रवृत्ति दी और विदेश पढ़ने के लिए भेजा। एक वापस लौट कर आए, उन्हें हम महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं, दूसरे जो वापस लौट कर आए उन्हें हम बाबा साहब अंबेडकर के नाम से जानते हैं। हम देखें तो मन में यह प्रश्न आ सकता है कि यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में गांधी की पढ़ाई हुई, कोलंबिया में अंबेडकर की पढ़ाई हुई, उस पूरी की पूरी पीढ़ी में सबसे जो प्रतिभावान परिश्रमी विद्यार्थी रहे होंगे वो तो गए होंगे ना कोलंबिया और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन। हम सबकी बात क्यों नहीं करते, हम गांधी और अंबेडकर की बात क्यों करते हैं? और तब ऐसा विचार आता है कि भारतीय विचार जो है, भारत की शिक्षा जो है, भारत का परिवार जो है, वह भारत के विद्यार्थी को ऐसे पटलों पर भी पृथक करता है बाकी विद्यार्थियों से, क्योंकि हमारा विचार है कि हम अपने शैक्षणिक यात्रा को, अपने निजी यात्रा को भारत की राष्ट्रीय यात्रा से, भारत के आगे के काम से जोड़ पाए। गांधी और अंबेडकर ने उस समय देखा होगा कि हमारा जीवन जो है वो भारत के राष्ट्रीय जीवन से कैसे जुड़ सकता है, तो लोगों के बीच जाना, ग्राम स्वराज की बात करना, भारत में किस प्रकार से हम गणतंत्रता की तरफ बढ़ सकते हैं, ये विचार। पर हमारे जितना भी कौशल है उसको लेकर हम अपने निजी जीवन को, अपने शैक्षणिक जीवन को भारत के राष्ट्रीय जीवन से कैसे जोड़ देंगे, यह सोचना हमारा काम है। वैसे सर्वेंट लीडर्स हमें चाहिए। हम बैठकर कह सकते हैं चिकित्सा खराब है, शिक्षा खराब है, कृषि में ये है, वहां वो है। प्रश्न ये है कि हमारा जो निजी जीवन तैयार हुआ, हमारे जो कौशल है, हमारे जो अनुभव है, हमारी जो पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा है, उसको लेकर हमारा यह निजी जीवन, हमारा यह शैक्षणिक जीवन भारत के राष्ट्रीय जीवन से जाकर कहां एक हो जाएगा। Those servant leaders need to be created in the society. तो डेक्सेरिटी में 2008 में हमने तय किया कि ये जो लोग होंगे ये भारत के छोटे गांवों और शहरों से आने वाले लोग होने चाहिए, क्योंकि हमने यह पाया था, मैं छोटे गांवों शहरों में रहा हूं, कि जब आप एक बच्चे को कलाम साहब के बारे में बताते हैं तो उसे लगता है कि एक सदी में एक कलाम पैदा होता है। आप एक छोटी बच्ची को एक सरकारी स्कूल के बाहर कल्पना चावला के बारे में बताते हैं तो उसे लगता है कि 1 अरब में एक बच्ची कल्पना चावला निकलती है। हमारे बच्चों को चाहिए स्थानीय प्रेरणा स्रोत। गांव की पहली बच्ची जो फुल स्कॉलरशिप पर यूनिवर्सिटी गई हो, गांव का पहला बच्चा जिसने स्वरोजगार शुरू किया हो, शहर की पहली बच्ची जिसने कोई अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता जीती हो, क्योंकि उन्हें देखकर बच्चों को लगता है कि ये पास के मोहल्ले वाले बच्चे हैं, ये पास के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये हमारे जैसे बच्चे हैं, हम भी कर सकते हैं। तो 2008 में हमने एक तरफ किशोरों और युवाओं को शैक्षणिक अवसरों से जोड़ना शुरू किया और दूसरी तरफ हमने तय किया कि 13 वर्ष की आयु से ही स्वामी जी के विचारों को लेकर जो सबसे कड़ा प्रशिक्षण हो सकता है उसके साथ हम भारत में सेवक नेतृत्व की एक अगली पीढ़ी को तैयार करेंगे और हम उनके लीडरशिप डेवलपमेंट और एज अ स्कॉलर उनके डेवलपमेंट की चिंता करेंगे। आपने थोड़ी देर पहले सुना होगा कि लगभग 175 करोड़ से ज्यादा की छात्रवृत्ति के साथ ये बच्चे आज दुनिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं। पढ़ ही नहीं रहे, पढ़कर वापस आते हैं, समाज के काम में लगते हैं। और ये कौन बच्चे हैं? तो तमिलनाडु के तिरुपुर में एक छोटे से किसान परिवार की बच्ची आज यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में 2-2.5 करोड़ की स्कॉलरशिप पर पढ़ती है। बिहार के एक दिहाड़ी मजदूर हैं, उनका बेटा आज पेंसिल्वेनिया में पूरी छात्रवृत्ति पर पढ़ता है। असम में एक
एक शिक्षिका है, उनकी बच्ची पूरे स्कॉलरशिप पर पढ़ती है। गुजरात के ढेर सारे बच्चे हैं जो पूरी छात्रवृत्ति पर पढ़ते हैं, और सिर्फ पढ़ते ही नहीं, वहां अगर 4.0 जीपीए है तो परफेक्ट जीपीए कैरी करते हैं। आज बैब्सन कॉलेज करके है, अमेरिका के टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में नंबर 9 पर है। वहां जो ग्रेजुएट स्टूडेंट बॉडी और अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट बॉडी है, दोनों के अध्यक्ष जो है वो भारतीय हैं, दोनों संगठन से आते हैं। और एक तो गुजरात से है, और उसके मास्ट हेड पर आप देखेंगे स्टूडेंट गवर्नमेंट के, तो स्वामी जी का विचार लिखा हुआ है, ऑल द पावर इन द वर्ल्ड इज विद इन यू, इट इज यू हु हैव केप्ट योर हैंड्स ऑन योर आईज एंड क्राइड दैट इट इज डार्क, ऐसा करके उनके मास्ट हेड पर लिखा हुआ है। पर यह यात्रा हमने डेक्सटेरिटी से शुरू की। क्यों? क्योंकि यह सेवक नेतृत्व की जो यात्रा है वो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की पीढ़ी तक सिर्फ सीमित नहीं रहती। 47 के आसपास 1947 में कैम्ब्रिज से पीएचडी कर विक्रम साराभाई वापस आए भारत, और उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष सिर्फ सोवियत, रूस और अमेरिका की दादागिरी नहीं हो सकती, भारत भी अंतरिक्ष शक्ति बन सकता है। त्रिभुवन दास पटेल के नेतृत्व में यहां गुजरात के अंदर आपने अमूल का काम शुरू किया। ये सारे जो उदाहरण हैं आज स्वतंत्रता के, जो हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता है उसके 75 वर्ष बाद आवश्यक है कि सेवक नेतृत्व की एक अगली पीढ़ी खड़ी हो, जो शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, ऐसे अन्य क्षेत्रों में जाकर अपने शिक्षा से जो सक्षमता प्राप्त की है उस सक्षमता को सेवा में लगाएं। वो जो सेवा है उसमें जो मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजीज लगानी है, लगानी चाहिए, पर मॉडर्न जो सारे टूल्स एंड टेक्निक्स है लगाना है, पर उसमें वो प्रश्न भी मन में रखना है कि जो वेस्टर्न है वो मॉडर्न है क्या? वो वेस्टर्न तो है, बट भारत के लिए आपको जो कॉन्टेक्चुअली इंटेलिजेंट चीज है, जो कल्चरली सेंसिटिव चीज है, वो लगानी होगी। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, मैं अब 1 मिनट बाद चुप हो जाऊंगा, फिर प्रश्न उत्तर। मैं यूनाइटेड नेशन सिस्टम में उस समय था जब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स पर काम हो रहा था, एमडीजीज। आप में से बहुत लोगों को ध्यान नहीं होगा कब एमडीजी गायब हो गए और कब अच्छे 16-17 स्क्वायर बॉक्सेस आ गए एसडीजी के नाम से। अब मुझे छोटे से छोटे गांव से भी कोई आमंत्रण पत्र आता है, क्षमा कीजिएगा अगर यहां भी रहा होगा, तो उसमें लिखा रहता है पत्र के साथ कि हम एसडीजी 4, एसडीजी 13, एसडीजी 15 पर काम कर रहे हैं, ऐसा करके। यहां भी लिखते हैं क्या? नहीं लिखते ना, ठीक है। मतलब ऐसे लिखना बुरा नहीं है, पर हुआ क्या है, वो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का एक गोल था एंड पॉवर्टी 2015। पूरी दुनिया को बता रहे थे क्लाइमेट को कैसे ठीक करना है, पॉवर्टी को कैसे हटाना है, सब कुछ। फिर अपना वाला हुआ नहीं तो जल्दी से रीब्रांडिंग कर दी। ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये मुझे विश्वास नहीं होता, इसलिए मैंने 10 बार चेक किया है कि हुआ क्या। तो एमडीजी चल रहा था, एमडीजी को बंद करके एसडीजी, अब एसडीजी है, सबका एसडीजी होगा। और छोटा सा बच्चा भी अपने स्कूल में भी कोई काम शुरू करता है तो उसके पहले वो एसडीजी का एक अच्छा सा उसमें स्क्वायर सा लोगो लगाता है, फिर उसके बाद शुरू करता है। परेशानी कोई नहीं है, बस ये है कि हमारा बहुत सारा जो सामाजिक काम है वो हमारे देश के अंदर, हमारे समाज के अंदर कुछ कमियां हैं, कुछ कष्ट है, उसको पूरा करने के लिए, उसके निवारण के लिए, वहां पर सेवा के लिए है। पर बहुत सारा जो तंत्र यंत्र पद्धति हम तैयार करते हैं वो हमने देखा इंस्टाग्राम पे कि कोई अमेरिका में ऐसा कर रहा है तो इसलिए हम यहां पर शुरू कर देते हैं। उन्हें थोड़ी बहुत बात समझ में आ गई तो उनके जितने फाउंडेशंस थे उसके हेडक्वार्टर पहले न्यूयॉर्क सिटी में होते थे, अब उनके हर फाउंडेशन का हेडक्वार्टर हर देश की राजधानी में भी होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें समझ में आया कि हमें तो कल्चरली सेंसिटिव, कॉन्टेक्चुअली इंटेलिजेंट काम करना है, वहां का थोड़ा समझना है कि वहां पे क्या काम करेगा क्या नहीं। हमें लगता है वेस्टर्न इज मॉडर्न एंड मॉडर्न टेक्निक्स मस्ट बी यूज्ड। स्वामी जी सेड मॉडर्न जनरेशन, तो वो मॉडर्न जनरेशन मॉडर्न के नाम पे सीधा उठाता रहता है कि भाई वहां पर बच्चे स्कूल में ऐसा वाला स्ट्राइक कर रहे हैं तो हम भी यहां पर ऐसा वाला स्ट्राइक करेंगे। वो थोड़ा देखना, सोचना, समझना, सजग रहना वो अनिवार्य है। लंबी कहानी, बहुत सारे दिशा में हमारी बातचीत गई। अंत में बात यही है कि पूरी देर महसूस कर पाना कि समाज में क्या कष्ट हैं, किसके कष्ट हैं, उस पर केवल गप नहीं करना, कोई उपाय भी सोचना। और एक बार जब उपाय सोच लिया तो फिर स्वामी जी के उस कार्यकर्ता की तरह
लग जाना कि भाई पूरी दुनिया भी हाथों में तलवारें लिए आ जाए तो भी हम इसी दिशा में चलेंगे, डरना वरना नहीं है उसमें। तो यही विषय है। आपके जो प्रश्न है आप पूछिए, फिर मैं वापस बैक टू बेसिक्स। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, नमस्ते सर। जैसा कि आपने कहा कि यू शुड फील फर्स्ट, सो माय क्वेश्चन इज हाउ कैन वी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एम्पैथी? अच्छा प्रश्न है। क्वालिटी ऑफ एम्पैथी जटिल विषय हो सकता है। एम्पैथी पर्सनल है। अब वो व्यक्ति जो पर्सनली फील कर रहा है उसकी क्वालिटी बढ़ाना, ये बाहर से उसको मेजर करना भी थोड़ा टफ है और उसको कुछ बाहर से कहना भी उचित नहीं है। पर जब हम एम्पैथी की बात करते हैं तो दो तीन बातें स्पष्ट हो। एक, कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं और जो कुछ भी हमने किया है उसमें हमारा कोई बहुत विशेष है नहीं। ये मुझे लगता है बचपन से बच्चों को बताना अनिवार्य है। जब हम एंटाइटलमेंट की बहुत बात करते हैं ना कि एंटाइटल्ड एंटाइटल्ड एंटाइटल्ड, वो एक एंड है। जो दूसरा एंड है वो एंड है इस बात को समझ पाना कि भाई कुछ विशेष ऐसा हमारा बहुत बड़ा क्रेडिट नहीं है, ये धरती हमने नहीं बनाई, ये टेबल चेयर माइक ये सब पास्ड ऑन है। तो हर पीढ़ी अगले पीढ़ी को कुछ पास ऑन करती है, तो अधिकतर चीज़ें पास्ड ऑन मिली है। परिवार का भी जो वेल्थ है वो एक एक्सीडेंट ही है कि हम वहाँ हैं। भाग्य है, एक्सीडेंट क्यों कहें, भाग्य है जहाँ पर हैं। तो जब हमें जितना ज़्यादा हमें इस बात का बोध होगा कि हम भी यात्री ही हैं, तो हमें सहयात्रियों के लिए प्रेम उतना ही बढ़ेगा। उनकी कष्ट उनकी चिंता अपनी लगेगी। जब लगता है कि हम अलग हैं और बगल वाला अलग है, तब जो है वो क्वालिटी ऑफ एम्पैथी घटती है। बहुत ज़्यादा है तो सिंपैथी आ जाती है। जैसे स्वामी जी ने बहुत सुंदर शब्दों में टॉलरेंस और एक्सेप्टेंस को शिकागो में डिफाइन कर दिया, वैसे ही ये सिंपैथी और एम्पैथी का जो विषय है कि हमें बहुत सिंपैथी है कि भाई बेचारा गरीब है, इसको कुछ दे देते हैं। और दूसरा है कि भाई यह एक तो नर सेवा और नारायण सेवा का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। दूसरा मानना कि भाई ये मेरा अपना कोई व्यक्ति है। मेरी माताजी का देहांत में जब स्कूल में था तब हो गया, पर मेरी माताजी और मैं घर के बगल वाले स्कूल में पढ़ता था। तो जब हमारी स्कूल की छुट्टी होती थी तो बहुत बार जब मैं घर आया और माताजी अगर कहीं बगल में सामान लेने या कुछ किसी कारणवश निकली हो, तो कितनी बार मैंने सुना होगा मुझे ध्यान नहीं है, कभी उन्होंने मेरे किसी टीचिंग के लिए या प्रशिक्षण के लिए नहीं बोला, पर हमेशा बोलती थी कि स्कूल से बच्चों की जब छुट्टी होती है ना तो अपना बच्चा पहचान में नहीं आता, लगता है अपना ही बच्चा है, अपना ही बच्चा है, अपना ही बच्चा है, कि सारे बच्चे अपने बच्चे जैसे लगते हैं। तो बात यह है कि सब अपने ही हैं। वो जब ध्यान में रहेगा तो फिर बहुत ज्यादा अलग से जाके फील करने की आवश्यकता नहीं है। अभी स्कूलों में एक प्रोग्राम चलता है, उसके शॉर्ट फॉर्म से मुझे ज्यादा प्रॉब्लम है, RIP, रूरल इमर्शन प्रोग्राम। वो छोटे बच्चे आते हैं, बताते हैं हमने गांव देखा, हमने गरीबी देखी। नहीं, अच्छे से घर परिवार में बैठ के गपशप करेंगे तो सब अपना ही है, और देख सकते हैं कि हम एक और अपने परिवार में गए, वो गांव में रहते हैं, ऐसा है। तो वो थोड़ा जो डिफरेंशिएशन है ना कि वी द मसीहास ऑफ द वर्ल्ड आर कमिंग टू सेव यू, ये भी बड़ा वेस्टर्न है। वी आर कमिंग टू लर्न टुगेदर, टू ग्रो टुगेदर, वो रहना चाहिए। जी, पहली बात तो धन्यवाद विवेक जी, आपने इतना अच्छा विषय लिया और आपने इस पर प्रकाश डाला। ये जो सत्र का विषय है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, इस समय आपका तो बहुत अच्छा करियर भी रहा है इसमें, तो इस दौरान बहुत सारी समस्याएं आती हैं और होपलेस कंडीशंस भी आती है। तो इसमें साहस कैसा बना रहे और रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन बिना कैसे काम कर सके, रखना जरूरी है एक्सपेक्टेशन, ये भी आप थोड़ा इस पे विषय डालें। और अगर रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन जो हम रख रहे हैं अगर वो ना मिलने के बाद भी हम उस पर कैसे डटे रहें, इस पे थोड़ा प्रकाश डालेंगे तो अच्छा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आप सामाजिक उद्यमी बनना चाहें या उद्यमी बनना चाहें, अगर आपके मन में यह स्पष्ट नहीं है कि आपने शुरू क्यों किया था, तो आप खत्म बहुत जल्दी कर लेंगे। जब कष्ट के दिन आते हैं
जब विषम परिस्थितियां आती हैं, तो अगर आपके मन में वो प्रश्न का उत्तर आप बार बार दे पा रहे हैं कि मैंने ये यात्रा प्रारंभ क्यों की थी, तब कोई कष्ट नहीं है. Why you started in the first place? Those who missed out on the Hindi, the core and crux of your social entrepreneurial journey is, if you can answer the question why you started in the first place, then even on the toughest day, even on the darkest night, you will be able to answer that, you know, I met this one child here, I saw this one patient there, I met this one, labor here or farmer here, whatever it is, and I decided this is what I want to do. So, वो प्रश्न मन में हमेशा रहना चाहिए कि भाई ये मैंने शुरू क्यों किया था. शुरू पैसे के लिए किया था तो पैसे कहीं और से ज्यादा मिल जाएंगे, आप रुक जाएंगे. शुरू नाम और ख्याति प्राप्त करने के लिए किया था तो एक दिन या तो नाम और ख्याति मिलना बंद हो जाएगा, नहीं तो किसी और तरह से मिल जाएगा, तो फिर बंद कर लेंगे. पर अगर शुरू किया था क्योंकि आपके मन में यह वेदना थी या मन में यह विश्वास था कि भारत में हर एक बच्चे को ऐसा पोषण मिलना चाहिए, ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए, भारत में बूढ़े बुजुर्ग के लिए ऐसे अस्पताल या ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, तब फिर आप नहीं रुकेंगे. तो अपने आप से वो पूछ पाना कि शुरू क्यों किया था, तब फिर आप थकते नहीं हैं, तब आप चलते रहते हैं. और इसीलिए जो नॉर्थ स्टार है, जो एक दिशा में दिखता है कि भाई इस दिशा में हम चलकर जा रहे हैं, वो पता रहना चाहिए. जब हम एवरेस्ट चढ़ना चाहते हैं तो हम बेस कैंप टू बेस कैंप जाते हैं, तो मालूम है कि एवरेस्ट पर चढ़ना है, पर अभी पहला काम तो है इस बेस कैंप से अगले बेस कैंप जाना. तो उस तरह का एक जूम इन और जूम आउट करके एक पर्सपेक्टिव रहना चाहिए कि भाई ये काम अगर सफल हुआ तो क्या होना है. और उसमें एक चीज मन में स्पष्ट रहना चाहिए, हम डेक्सटेरिटी में कहते हैं, बाकी जगह भी कहना चाहिए. सोशल एंटरप्रेन्योर्स और एंटरप्रेन्योर्स में एक और बात हम अलग कर सकते हैं, वो है कि आप जूते बेचने की कंपनी नहीं है आप, और अगर जूते बेचने की कंपनी है भी तो आप एडिडास नहीं है कि हर पैर में एडिडास का जूता होना चाहिए. आपका ध्येय सामाजिक उद्यमी के रूप में यह है कि हर पैर में जूता होना चाहिए, यह नहीं कि हर पैर में हमारा जूता होना चाहिए. तब क्या होगा, आप समाज के साथ मिलकर काम कर पाएंगे, आसपास के संगठन को जोड़कर काम कर पाएंगे, लोगों के अंदर आपके काम को लेकर विश्वास बढ़ेगा, और तब आपकी ऊर्जा इसमें नहीं खर्च होगी कि इसको तो जूता बगल वाले ने दे दिया. ठीक है, उसका ध्यान रखना है. जी. सर, आपने जो बात करी स्वामी विवेकानंद की, आफ्टर लिसनिंग टू योर स्वामी विवेकानंद्स knowledge and everything, I am very inquisitive to know more about him. So can you recommend some book of his, some books? बहुत सारे पुस्तक हैं, कहीं भी मिल सकते हैं. स्वामी जी के विचार में पढ़ना है तो कर्मयोग पढ़ना चाहिए युवाओं को. स्वामी जी ने कर्मयोग बहुत देखिए, पुस्तक 2-3 पढ़ जाइए, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोरा पढ़ जाइए. स्वामी जी के जीवन पर रोमारोला फ्रेंच नोबेल लॉरिएट थे, उन्होंने पुस्तक लिखी है, वो भी पढ़ सकते हैं. तब आपको कभी कभी क्या होता है ना, हमारे यहाँ टेबल है, पर किसी बाहर वाले ने आके कहा टेबल है तो फिर सब मान जाते हैं टेबल है. तो मैं इसीलिए युवाओं को बहुत बार बोलता हूँ कि रोमारोला ने बहुत सुंदर लिखा स्वामी जी पर, फ्रेंच नोबेल लॉरिएट थे, वो भी पढ़ सकते हैं. स्वामी जी के विचारों में आप कुछ संकलन है, माई इंडिया द इंडिया इटर्नल, ऐसा करके. लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोरा पढ़ जाइए, कर्मयोग पढ़ जाइए. बाकी स्वामी जी व्हाट्सएप पे जो फॉरवर्डेड मैसेजेस आते हैं उसमें बहुत सारे स्वामी जी ने नहीं बोले हैं. हाँ, वो सब अच्छे जगह मैं देखता हूँ, इवन वो सब कि जैसे इस पे तो मुझे लगता है 99% ऑफ द हॉल विल से कि हाँ स्वामी जी का विचार है कि टेक रिस्क, इफ यू विन यू कैन लीड एंड इफ यू लूज. नहीं बोला भाई स्वामी जी ने भाव भरा वो सब रिस्क लेने का, वो नहीं बोला. तो ठीक है, तो इसलिए थोड़ा जो स्वामी जी के विचार है वो कंप्लीट वर्क्स में मिल जाते हैं, पेज के साथ, लेटर के साथ. वो ईश्वर की दया से हमने एक अच्छा काम किया पिछले 100-150 साल में, वो सब रिकॉर्डेड है. नहीं तो बहुत सारी अपनी चीजें रिकॉर्ड किए तो जला दिए, नहीं तो किए नहीं. हाँ जी. सर प्रणाम. मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, मेरी खुद की क्यूरियोसिटी है, व्हाट आर द सोशल चैलेंजेस दैट बिहार हैज?
सेम सोशल चैलेंजेस एज रेस्ट ऑफ द कंट्री हैज। शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, समाज समरस होना चाहिए, हर चीज़ की गुणवत्ता, शिक्षा और चिकित्सा की स्थिति जो है वो बेहतर होनी चाहिए, समाज को एकजुट होकर काम करना चाहिए। मेरे विचार में पूछिएगा चैलेंज, तो आपके लिए गोल क्या है, आपका स्वप्न क्या है? तो मेरे अनुभव में आता है, और शायद गलत नहीं है, वो है कि बिहार में एक छोटा बच्चा जब स्कूल में जाता है तो लगता है कि मैं 11वीं 12वीं में पहुंचूंगा तो मैं बाहर चला जाऊंगा बिहार के पढ़ने के लिए। 11वीं 12वीं में बिहार नहीं छोड़ा तो कॉलेज में बिहार छोड़ देता है, कॉलेज में बिहार नहीं छोड़ा तो नौकरी में बिहार छोड़ देता है। बिहार छोड़ना सफलता का, सामाजिक प्रतिष्ठा का मापदंड अगर बन जाएगा तो बिहार तो छूट ही जाएगा ना। तो वो नहीं होना चाहिए। गोल शुड नॉट बी टू लीव द स्टेट। वो स्टेटस सिंबल की तरह देखा जाता है। बच्चा छोटा बड़ा जो भी काम कर रहा हो, नोएडा में, पुणे में, गुड़गांव में, जहां भी कर रहा हो, वो बिहार में भी कुछ काम कर सकता है। पर इसमें अब मेरी ऐसी अपेक्षा नहीं है कि सारे के सारे लोग आज ही वापस आ जाएं। मैं जानता हूं बहुत सारी जगह स्थिति नहीं अनुमति देती कि वो वापस आ पाए, पर आने वाली पीढ़ी के मन में ये भाव भरना चाहिए। मैं अपने विद्यालय में पढ़ा और हार्वर्ड विश्वविद्यालय तक गया। मैं कह सकता हूं मेरे विद्यालय इतिहास में कोई हार्वर्ड नहीं गया, पर मेरे पूरे क्लासरूम में मेरे अलावा कोई पटना में नहीं रहता है। मैं पटना में रहता हूं, वहां पर काम करता हूं। तो ये बदलना होगा। हमारे लिए वो बड़ा स्टेटस सिंबल है कि भोजपुरी आती है किसी को? हाँ, वही कि भाई लड़का क्या करा था तो पुणे बा। पुणे होना कब से उपलब्धि हो गई भाई? ठीक है, तो दैट इज अ चैलेंज। ठीक है, उसको जैसे भारत में ये बहुत अच्छा हुआ कि जो लोग भारत से बाहर जाते थे उनके मन में ये क्लियर है कि अच्छा किन्हीं कारणों से जा रहे हैं, फिर वापस आएंगे, या नहीं तो वापस आना। आप जब छोड़ के बाहर निकलने लग जाएंगे तो फिर कहां से काम चलेगा? सर मेरा प्रश्न है कि आपने बोला कि जब हम कुछ काम कर रहे हैं तो चैलेंजेस आएंगी, लोग तलवार लेके दौड़ेंगे, तो कुछ ऐसा हो सकता है कि उन लोगों को भी अपने साथ जोड़ लिया जाए थ्रू डिप्लोमेसी या फिर थ्रू कॉम्प्रोमाइज? पर कॉम्प्रोमाइज तो कर नहीं सकते हैं। जो हमारी योजना है, जिस मुद्दे के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, निरंतर प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें सर हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि यदि ज्यादा लोग हमारे सामने तलवार लेके खड़े हैं तो उसमें स्वामी जी ने बोला तलवार लेकर आएंगे, जरूरी नहीं है तलवार लेकर ही आए, बंदूक लेकर भी आ सकते हैं। कुछ भी मतलब नहीं, मैं मजाक में कह रहा हूँ। नहीं, उसका मतलब है विषम परिस्थितियां आएंगी, तो विषम परिस्थिति में फिर उस समय अपने अंदर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अपना कन्विक्शन क्लियर रहना चाहिए। दो बहनों ने हाथ उठाया था, फिर उसके बाद वो जी यहाँ पर और वहाँ। हाँ जी, आप पूछ लिए पहले फिर। अच्छा, Namaste, sir. Sir, we were talking about financial aids and self-sufficient models. Can you help me out in letting me know कि हम कैसे road map ले कर सकते हैं for these models to be sustainable? अच्छा प्रश्न है। Two ways of looking at it is, who are we doing this for and who are the parties involved? किसको वैल्यू मिल सकता है? मैं विंबलडन और न्यूज़पेपर का एग्जांपल उसी लिए दिया था कि हो सकता है कि कोई एक और इन्वॉल्व्ड पार्टी हो जिसका इंटरेस्ट हो इस काम में, और उसको हम कैसे देख सकते हैं। दूसरा है, बॉटम ऑफ द पिरामिड की बहुत चर्चा करते हैं। मेरे अनुभव में पिछले 16-17 वर्षों में संगठन का काम करते करते ऐसा आया है कि बहुत बार ऐसा होता है, बच्चे आते हैं 1000 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये लेकर कि भाई ये मुझे देना था। तो हम बोलते हैं नहीं भाई, तुम्हें तो फुल फाइनेंशियल एड मिलनी चाहिए, तुम क्यों? नहीं, मेरी माताजी ने ये पैसे रखे थे, बोला था कभी कंपटीशन की तैयारी करूंगा तो उसके लिए देंगे। कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे, जीवन यात्रा में हो ऐसा। पर देयर इज मनी ऑल्सो एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड एंड मेनी टाइम्स स्केल टेक्स केयर ऑफ द प्रॉब्लम्स। एंड हैविंग सेड दैट, मैंने कहने में तो बिल्कुल ही कहा कि भाई अब आप सिबाका से पैसा लेंगे तो सिबाका कल को बोलेगा कि विद्यालय में पढ़ाओ कि सुबह सुबह सिबाका से मुंह धोना चाहिए। ठीक है, पर बहुत बार लाइक माइंडेड पार्टीज हो सकती हैं जो कि आपका हाथ मजबूत करे उस काम में, तो उसको भी लेकर बढ़ सकते हैं। यस, मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने बोला कि कम अप विद द प्लान,
सो समटाइम्स ऐसा होता है कि हम लोग उनका पेन अंडरस्टैंड करते हैं कि लाइक व्हाट ही इज़ और शी इज़ फीलिंग, पर कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास वो प्लान नहीं होता और हमारे पास इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है कि हम उन्हें कुछ सजेस्ट कर पाएँ, उन्हें कुछ बता पाए कि तो आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। और अगर एग्जांपल दूँ कि मतलब मेरी फैमिली में अगर मैं प्रॉब्लम हूँ तो मेरे पास क्या प्लान होगा, खुद को कैसे साइड करूं। तो ऐसा मतलब कोई भी ऐसी स्थिति होती है तो उस टाइम पे कैसे प्लान आपके हिसाब से आपको एग्जांपल दे पाए तो अच्छा रहेगा। देखिए, आप विश्वास रखिए कि आप अपने फैमिली के लिए प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो फैमिली के पास प्लान बहुत क्लियर होता है। बाकी मैं नहीं बोलूंगा। तो अच्छा प्रश्न है, प्रश्नोत्तर में कुछ अच्छी बातें कवर क्लियर हो गई। एक तो वो व्हाई यू स्टार्टेड इन द फर्स्ट प्लेस वाला, ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है कि ये है तो कोई चाइनीज सेइंग या कोई जगह पर वो लगा कर रखे कि आप कहीं जाते हैं तो सिखाने मत जाओ, सीखने जाओ, उत्थान करने मत जाओ, साथ मिलकर उठने जाओ, ऐसा करके। वो ओल्ड चाइनीज प्रोवर्ब है, बट ये भारतीय विचार कोर में है। तो हम दूसरों की सेवा करने जिस दिन निकले उस दिन वो दूसरे हो गए और सेवा तीसरी हो गई, हम ही पहले रह जाएंगे। तो इस कारण ये जो प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने की बात है, लेट पीपल टेल यू कि क्या करना चाहिए। आप जाकर अगर उनकी कैपेसिटी बिल्ड करें, उन्हें मजबूत करें, तो समाज के अंदर बहुत फंड्स ऑफ विजडम है। अच्छे विश्वविद्यालयों में वर्ड्स यूज करते हैं, फंड्स ऑफ नॉलेज या फंड्स ऑफ विजडम। तो फंड्स ऑफ नॉलेज क्या है कि मैं इस कक्ष में आया बिकॉज ऑफ अ सीरीज ऑफ फॉर्चुनेट एक्सीडेंट्स या बिकॉज ऑफ जो भी भाग्य, डेस्टिनी, दिस दैट, मैं मुख्य वक्ता या वक्ता के रूप में इधर हूं, बट देयर इज फंड्स ऑफ नॉलेज इन दिस रूम। आप में से ढेर सारे लोग जिन अनुभवों के साथ आते हैं, जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, आप बहुत फंड्स ऑफ विजडम लेकर आते हैं। तो जब आप किसी चीज को सॉल्व करने जाना चाहते हैं तो आपको समाज के उस फंड्स ऑफ नॉलेज, समाज के अंदर के उस इंटेंट को टैप इन करना चाहिए। जब वो फुली डेड हो तो उसको इग्नाइट करना चाहिए। बहुत बार कलाम साहब कहते थे इग्नाइटेड माइंड्स की बात जो है, बट ओवरऑल इट इज यू हैव टू इग्नाइट दैट स्पार्क विद इन द सोसाइटी एंड देन लेट सोसाइटी टेक केयर। मैं 2008 में बहुत झुग्गी झोपड़ी, आप समझते हैं, तो झुग्गी झोपड़ी थी, उसमें हमारे छोटे बच्चे रहते थे। तो गया, बोला कि भाई हम लोग साथ बैठकर ना भोजन करेंगे और कोई सिनेमा देखेंगे, भूतनाथ करके उस समय एक मूवी आई थी, और भूतनाथ देखेंगे। तो भाई दोस्ती तो वैसे ही होती है। तो गए सब साथ में बैठ के भोजन करने और सिनेमा देखने। तो मैंने बोला, अब मुझे एक ही चीज समझ में आता था कि सिनेमा के लिए प्रोजेक्टर लगता है, प्रोजेक्टर भाड़े पे आता है। तो मैंने पूछा कि भाई हम ऐसा करेंगे, तो मैं आऊंगा रविवार को अगले, तो हम लेकर आएंगे भाई खाने वाना और प्रोजेक्टर और दिस दैट। मैं बताता हूँ, गाँव वालों ने, जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, बोले नहीं सर, खाना का आप सोच लीजिए, सिनेमा का हम लोग उपाय कर देंगे। सिनेमा का उपाय कैसे करेंगे ना, यहाँ डीवीडी वीसीआर और स्क्रीन सब है, हम लोग अपना देखते हैं इधर। नाउ दैट इज समथिंग यू डोंट इवन नो। तो आप अजम्पशन के साथ मत जाइए, अजम्पशन यही रखिए कि समाज ने अपनी भी तैयारी रखी है, आप उसको जाके इग्नाइट कीजिए, समझिए, लेकर आगे बढ़िए। और कोई प्रश्न है? नहीं है तो आप सभी का धन्यवाद। मेरी अपेक्षा नहीं थी कि आप इतने ध्यान से, शांति से सुनते रहेंगे, और सो भी नहीं रहे थे आप। तो मुझे लगा कि आप ध्यान से सुन रहे हैं तो मैं भाषण की तरह नहीं, गपशप की तरह ही बोलूं। तो आपने मेरे गपशप को सुन लिया और आपने कुछ कुछ सोचा भी होगा। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद, और ईश्वर से प्रार्थना है कि आपको ढेर सारी सफलता मिले, आप जो भी समाज का काम, अपना काम लेकर आगे बढ़े। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे लगता है आपके विचारों को हम सभी आत्मसात करेंगे एवं आपके विचार हमेशा हमारी विचारधारा को प्रभावित करते रहेंगे अच्छे डायरेक्शन में। इसी के साथ मैं विनती करूंगा पार्थ जी मदानी से कि वे आए एवं आभार विधि प्रकट करें। सर। ભારત માતા કી માણસમાં રહેલી સામાન્ય શક્તિ જ્યારે
કેટલીક વિશિષ્ટ અને વિચક્ષણ શક્તિનો એમાં ઉમેરો થાય ત્યારે સંકુલ એમના પ્રભાવથી એમાં પ્રતિભા ખીલી ઉઠતી હોય છે. તો આ સંકુલ એટલે શું? આપણે બેઠા છીએ સંકુલ કે આપણી અંદર રહેલું એક અંદરના સંકુલની જેવી વાત કરી એ સંકુલની વાત છે. ભાઈએ આપણને વાત કરી કે સૌપ્રથમ ફીલ, ત્યારબાદ યુક્તિ, પ્લાન, અને ત્યારબાદ પોતાના નિર્ણય ઉપર એક અડગતા. બિહારથી નીકળેલા એક તરુણને જ્યારે કેબીસીમાં બોલાવવામાં આવે અને એમને કહેવામાં આવે કે તમે જે જગ્યાએથી બેસીને વાત કરો છો ત્યાં એક ફૂલ દાની અથવા કોઈ પેન્ટિંગ હોય તો બતાવો, ત્યારે યુવાન કહે છે કે મારી આવી વ્યવસ્થાની અંદર કોઈ જગ્યાએ પેન્ટિંગ નથી, ફૂલદાની નથી, પરંતુ એક સ્વામી વિવેકાનંદજીનું પોર્ટ્રેટ છે અને એમની પાસે બોલીને હું મારી વાત મૂકી શકું. એ વાતથી જ્યારે સ્વામી વિવેકાનંદજીની વાતથી લઈને જ્યારે ચાલતા આવા પ્રતિભાવાન યુવાન જ્યારે આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત હોય ત્યારે સૌપ્રથમ દિશા ફાઉન્ડેશન વતી આપને ખૂબ ખૂબ આભાર પ્રગટ કરું છું કે આપ અહીંયા ઉપસ્થિત થયા, અમને સંબોધન કર્યું. જે રીતે શરદ વિવેક સાગરજી કેબીસીની અંદર અટવાતા લોકોને પ્રશ્નોનું નિરાકરણ આપવા એક્સપર્ટ તરીકે સહાયક રહ્યા છે, એવી રીતે જ દેશ, સમાજ, રાષ્ટ્ર માટે કંઈક કરી છૂટવાની ભાવના સાથે અહીંયા ઉપસ્થિત યુવાઓના માર્ગદર્શન માટે, એમની સમસ્યાઓને નિરાકરણ માટે અને ભવિષ્યમાં કઈ રીતે મા ભારતીને પરમ વૈભવના શિખર પર બિરાજમાન કરી શકીએ એ વાત સુધી પહોંચાડવા માટે આપશ્રીનું માર્ગદર્શન હંમેશા અમારા સાથે બન્યું રહે એવી અભ્યર્થના કરું છું. સ્વામીજીએ કહ્યું કે 21મી સદી એ ભારતની સદી છે, 21મી સદી એ યુવાઓની સદી છે. તો આપણે આજે બંને હાથ ઊંચા કરી એક સાથે હું કહીશ કે 21મી સદી તો આપણે બધાએ ગર્વથી કહેવાનું છે કે ભારતની સદી. ફરીથી હું એમ કહીશ કે 21મી સદી ત્યારે આપણે બધાએ કહેવાનું છે કે યુવાઓની સદી. અને આ તાકાત અને ઉર્જા આપણા વક્તાશ્રીને મળે કે જેથી ભવિષ્યની અંદર ખૂબ જ તાકાતથી, ખૂબ જ ઉર્જાથી મા ભારતી માટે, દેશ, સમાજ, રાષ્ટ્ર માટે કામ કરે એ ઉર્જા એમને આપવા માટે આપણે સૌએ એક સાથે જયઘોષ કરવાનો છે. 21મી સદી, 21મી સદી, 21મી સદી. ભારત માતા કી, ભારત માતા કી. દિવ્ય દિશા ફાઉન્ડેશન આયોજિત પબ્લિક લીડરશિપ કેમ્પ 2.0 ની અંદર બીજા દિવસના પ્રથમ સત્રની અંદર આપણી વચ્ચે જેમનું આપણને માર્ગદર્શન મળ્યું એવા શરદ વિવેક સાગરજી તથા કાર્યક્રમના આ સત્રના અધ્યક્ષ એવા કલ્પેશજી રાવલનું દિવ્ય દિશા ફાઉન્ડેશન વતી ખૂબ ખૂબ આભાર પ્રગટ કરીએ છીએ. ભારત માતા કી જય. बहुत बहुत धन्यवाद सर. आप सभी बैठे रहेंगे, आप सभी बैठे रहेंगे. नहीं निकल गया.